टॉपिक रहेगा वो क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। भाई सिंपल सी बात है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग के अंदर ही मान लो यूरिन एज एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट हम हमारे शरीर से निकलता है, जो ब्लड में से हम क्या करते हैं, जो एक्सट्रैक्ट जो वेस्ट मटेरियल होता है। अब तुमने सुना होगा ना, कई बार टेस्ट करवाते हैं कि आपके तो यूरिया बढ़ी हुई है, ऐसा आपने सुना होगा जनरली, ठीक है। ऐसा अगर आप घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो आपने देखा होगा कि कई बार डायलिसिस की भी जरूरत पड़ती है, किडनियां जब काम नहीं करती, ठीक है। तो वो सारी चीजें आज इसमें पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, सबको बुला लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, टू द पॉइंट चलने वाले हैं। और देखिए कोई भी चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे बायो से हो तो बहुत बढ़िया, आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री वालों को भी आएगा, बस आपको जितना बोला जाए उतनी बातें आप याद रख लोगे, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये वाला पूछा हुआ है टीजीटी 2019 के अंदर, हेनले लूप से पूछा था। टीजीटी के अंदर यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय द, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मतलब दो चैप्टर को मिलाकर कनेक्ट होते हैं इसके अंदर, मान लो बायो के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले तो हमें पता है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलना है, ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं, जब आपने देखा होगा जी ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो इसका मतलब CO2 अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया ना, सांस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं। क्लियर है यहां तक की बात। इसी तरह से वाटर हो गया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें हैं। अब पहला क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि जो हम पढ़ेंगे वो क्या क्या है, यूरिया, ये जो मैंने यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड तीन चीजें लिख रखी है। यहां से पहला क्वेश्चन ये आएगा कि इनमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है। तो इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, मतलब खतरनाक सबसे ज्यादा कौन सा है, अमोनिया। उसके बाद कौन सा आएगा, यूरिया, और उसके बाद कौन आएगा, यूरिक एसिड। ये तीन, एक क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है, तो क्या लिखोगे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। क्लियर है। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है, जैसे ये आपसे पूछा हुआ है, देखो यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय, यूरिया कौन एक्सक्रीट करता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हम क्या करते हैं, यूरिया निकलते हैं, अपने जो यूरिन होता है उसके अंदर क्या होता है, यूरिया का अमाउंट होता है। आपने देखा होगा जब यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर यूरिया का अमाउंट चेक किया जाता है, या ये बोला जाता है कि आपका यूरिया बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां देखो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि अमोनिया कौन कौन एक्सक्रीट करता है। भाई वेस्ट मटेरियल की तरह यूरिया है, वो किसके शरीर में से निकलता है, तो आप क्या कहोगे, मेनी बोनीफिशिज, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, जो पानी के अंदर रखते हैं। देखो जब यूरिया की बात आए, जिसकी अमोनिया की बात आएगी, तो इसको एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जैसे इनको क्या बोलेंगे, जो यूरिया जिनमें से निकलेगा उनको क्या बोलोगे, अमोनोटेलिक। क्या बोलोगे, अमोनोटेलिक इन नेचर। नो रोल ऑफ किडनी, किडनी वगैरह का रोल नहीं होगा, पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो पानी की जरूरत है तो सिंपल सी बात है, जो पानी में रहते हैं वो इजिली इसको क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। तो एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर, एम्फीबियंस, एक्वेटिक, इंसेक्ट्स आर कॉल्ड होमोटेलिक इन नेचर। इतनी बात समझ में आई। सबसे देखो जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है उसको डाइल्यूट करने के लिए अपने को पानी की जरूरत होगी, और जो पानी के अंदर रहेंगे वो क्या करेंगे, यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। अब पता है तुम्हें, जैसे बोनीफिश हो गई, ये चीजें कब पता चलेगी तुम्हें कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वो जब एनिमल किंगडम हम पढ़ लेंगे तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी बोनीफिश किस कैटेगरी के अंदर आती है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे नेफ्टीरिया, मोलुस्का, फ्लैम सेल वगैरह, तो वो क्या होता है, जब आप एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे दो किंगडम होते हैं, एक चैप्टर में मैंने आपको कराया था एनिमिलिया और प्लांटे किंगडम। एनिमिलिया किंगडम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको और क्लियर होगी। अभी के लिए जो इतनी बात आपको बोली जाए आप उतनी याद रखना। दूसरा हमारे पास क्या है, यूरियोटॉलिक। अब जो यूरिया एक्सक्रीट करेगा, जैसे हम हो गए ह्यूमन बींग्स, तो कौन कौन आ जाएंगे, मैमल्स, मैनी टेरिस्ट्रियल्स, एम्फीबियंस, मैरीन फिश एक्सक्रीट यूरिया। तो इनमें क्या आ जाएगा, यूरियोटेलिक। इसमें क्या होगा, पानी की कम जरूरत होगी एज कंपेरिजन टू अमोनोटेलिक के। अमोनोटेलिक में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, यूरियोटेलिक के अंदर कम पानी की जरूरत है। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है ना, एकदम बता दीजिएगा फटाफट से। उसके बाद देखो तीसरा कौन सा है, यूरिकोटेलिक। अब यूरिकोटेलिक क्या है, ये वो है जो सबसे कम टॉक्सिक है, इसके लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पानी की सबसे कम जरूरत होती है। ये किन के अंदर, रेप्टाइल हो गए, बर्ड्स हो गए, स्नेल, इंसेक्ट्स हो गए, स्नेक लैंड्स हो गए। अब देखो इनके अंदर पता क्या है, आपने चिड़िया वगैरह देखी होगी, तो उनका यूरिन एज ए पेस्ट ही होता है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में, ठीक है। तो इनमें पानी की जरूरत नहीं होती। इनके एग्जांपल आपको याद रखने, रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल, इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट एज ए यूरिक। ये तीन चीजें याद कर लोगे सभी के सभी, जल्दी से बता दीजिएगा फर्स्ट। एक बार ये बताइएगा कि इस पैराग्राफ से तीन क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तीनों आपको समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन लगाएंगे, देखो इसको तो हेनले लूप को जब पढ़ाएंगे उसके बाद ये क्वेश्चन आपका इजिली बन जाएगा। अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखो, यूरिया कौन कौन एक्सक्रीट करता है। अब देखो
इसके बारे में तुम्हें जब तक एनिमल किंगडम के बारे में नहीं पता होगा कि स्टार फिश क्या होती है, कहां रहती है। जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो इनकी कैटेगरी बनी होती है कि स्टार फिश किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। पेरिस्टियस की जो फिश होती है वो किसका है, शार्क किसके अंदर आती है, स्टार फिश किसके अंदर आती है, ठीक है। अब यहां इसके बारे में इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां आपको एक चीज लिख कर दी गई है, फ्रॉग एडल्ट। अब देखो जो फ्रॉग है वो दो टाइप से आप पढ़ोगे, एक टेडपोल पढ़ते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो वो जमीन पे आके रहने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एडल्ट। अब अपने को पता है कि जो टेरिस्ट्रियल से जमीन पे जैसे हम मैमल्स हो गए, इसी तरह मेंढक भी तो क्या पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। तो जो फ्रॉग एडल्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो छोटा लार्वा होता है टेडपोल वो कहां रहता है, पानी के अंदर। तो जो पानी में होगा तो वो कौन सी करेगा, रिलीज, एक्वेटिक वाला। एक्वेटिक वाले में अगर मैं बोलूं तो यूरिया। इसका मतलब है फ्रॉग दो टाइप के क्या कर सकता है, एक्सक्रीट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करता है, या तो वो अमोनिया करेगा, सॉरी या तो वो अमोनिया करेगा या यूरिया। यहां क्या लिखो, अमोनिया, क्योंकि ये पानी वाला है, टेडपोल क्या है, पानी वाला है, तो ये अमोनिया करेगा। और फ्रॉग एडल्ट है वो क्या करेगा, यूरिया, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। अब स्टार फिश और हाइड्रा, स्टार फिश और हाइड्रा ये क्या रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, तो इनका क्या आ जाएगा, अमोनिया। अब मुझे बताओ लैंड स्नेल्स, अभी हमने देखा था लैंड स्नेल्स वाले में लास्ट वाला एग्जांपल यहां से ये देख लीजिएगा, यूरियोटैलिक। ये क्या होगा, ना अमोनिया होगा ना यूरिया होगा, क्या होगा, यूरिकोटैलिक। यहां तक की बात समझ में आ गई तो बोलो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन सबका अटेम्प्ट होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द एनिमल्स लीस्ट टॉक्सिक फ्रॉम द अमंग। सबसे कम कौन सा था, लिस्ट। देखो अमोनिया सबसे ज्यादा था, यूरिया उसके बाद आता है, और उसके बाद कौन आता था, यूरिक एसिड। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। किसी को ऐसा लग रहा है कि क्लास फास्ट चल रही है, चलिएगा नेक्स्ट जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनके बारे में इनकरेक्ट बताना है। अभी पहले ही पेज से ये क्वेश्चन है, ब्रेड्स एंड स्नेल्स आर यूरिकोटैलिक। अभी हमने देखा, फिर दिखा देता हूं ताकि साथ के साथ याद हो जाए। बिल्कुल लास्ट में देखो यार, रेप्टाइल, ब्रेड्स और लैंड स्नेल ये क्या करते हैं, तीनों यूरिकोटैलिक है। तो पहला तो ठीक है, इसका मतलब मैमल्स एंड फ्रॉग्स आर यूरियोटैलिक, ये हमारे साथ ही हो गया। मतलब मैमल्स और फ्रॉग अडल्ट भी लिख सकते हैं, या टेडपोल लिख देता तो क्या आ जाता, अमोनिया के अंदर आ जाता। एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक एमोनोटैलिक हो गया, एक्वेटिक पानी वाले आगे, तो पानी वाले सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन था, अमोनिया था, उसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। लास्ट वाला देखो, ब्रेड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरियोटैलिक, नहीं यूरिकोटैलिक थे, ये दोनों क्या थे, यूरिकोटैलिक। यहां तक की बात समझ में आ गई तो फटाफट से यस और नो कर दीजिएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है सबको, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ जी सर, फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। चलिएगा अब अगला आ गया अपना, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रखनी है। देखो अभी हम ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले अगर हम देखें तो ए पेयर ऑफ किडनी दो होती है। आपने बहुत ज्यादा मीम्स वगैरह देखे होंगे, ठीक है। कई बार आईफोन जब नई आया था तो उस टाइम पे अपने मतलब क्या बोलूं मैं, हाँ ऐसे बोल देते हैं ना कि अपने प्यार के लिए कोई किडनी बेचकर ऐसे वीडियो बनाने के लिए जफनी, तो वो यहां से हाथ लगा के आता है कि भाई हमने किडनी बेच दी है। तो आपके पास दो किडनी है, पहली बात तो ए पेयर ऑफ किडनी का मतलब आपके पास दो किडनी है। दूसरी आपके पास क्या है, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स। ये यूरेटर्स दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये ऐसे दो, ये क्या है, दो यूरेटर्स, और इसके साथ ये एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या है, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए पेयर ऑफ वन क्या होगा, इनके आगे मैंने लिख दिया है ताकि इनका नंबर भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो अभी किडनी का मेन रोल है, किडनी का अपने अंदर मेन रोल है। अपने को पता है कि जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो अपना ब्लड क्या नहीं होता, प्योरीफाई नहीं होता, मतलब उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं निकलता। बेसिकली काम क्या है किडनी का, कि ब्लड को साफ करना है, उसमें जितना भी गंद माल है उसको बाहर करना है, एज यूरिन उसको बाहर कर देंगे ब्लड में से, ठीक है। अब देखो किडनी क्या है, एक रेडिश ब्राउन की है, इसका पहला तो कलर क्या होगा, रेडिश ब्राउन। बीन स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये बना रखा है मैंने इधर, आपको दिखाई भी दे रहा होगा बीन स्ट्रक्चर सा, ठीक है। अब ये सिचुएटेड कहां होती है भाई अपनी बॉडी के अंदर, अगर इसकी पोजीशन पूछ ली जाए तो ये क्या होगी, देखो लास्ट ऑफ थोरेसिक एंड थर्ड लूनार वर्टिब्रा क्लोज। अब देखो लास्ट थोरेसिक में इसमें टोटल 12 होते हैं, ठीक है। जब ह्यूमन स्केलेटन हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके सामने आएगा कि कितने थोरेसिक होते हैं। तो यहां इसको आप ये बोल सकते हो L12, सबसे लास्ट वाला होता है ना, उसके बाद ये होती है L12 के बाद, ठीक है, क्या T12 बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड लूनार L3 बोल दो, ठीक है। एक बार इतना याद रखो क्योंकि अभी तुम्हें स्केलेटन सिस्टम के बारे में नहीं पता, तुम बस किडनी की पोजीशन याद रख लो कहां होती है, लास्ट ऑफ थोरेसिक और थर्ड लूनार। अब देखो ये किडनी जो बनाई है मैंने इधर वाली, इसके अंदर आप क्या कहोगे,
क्या बात, वीडियो रुक गई क्या? एक बार बोलिएगा, वीडियो क्या रुक गई है? कहां चले गए सभी? वीडियो रुक गई या चले गए हो? चलिएगा देखिए जो इसके बाद मैं क्या कहूंगा कि यहां जो ये आपको नोच दिखाई दे रहा होगा, जैसे इसको मैंने बनाया तो यहां एक चीज दिखाई दे रही होगी, अलग सा कलर, इसको कर देता हूं ये वाला। ये जो कलर है, इस ये जो नोच है यहां से बैठा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? हीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीलियम। और इस हीलियम के अंदर क्या क्या सारी चीजें यहीं से एंटर करेगी, यहीं से बाहर आएगी। देखो यहां ये नोच आपको दिखाई दे रहा होगा इस फोटो के अंदर, यहां ये बना हुआ ये से, ये इसके अंदर तो सारी चीजें यहीं से एंटर कर रही है, चाहे रेनल वेन की बात करें, चाहे आर्टरी की बात करें, ये यहीं से एंटर हो रही है, यहीं से बाहर निकल रही है। इतनी बात समझ आती है? ये लिखा हुआ है आगे कि थ्रो विच यूरेटर ब्लड वेसल्स नर्व्स एंटर इनर द हीलियम इज ब्रॉडर फनल स्पेस कॉल्ड रेनल पेल्विक प्रोजेक्शन आर्ट कैलिक्स। अब इनको समझना है, रेनल पेल्विक क्या होते हैं, पेलिक्स क्या होते हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। आउटर कोरेक्स क्या होते हैं? अब देखो इसके अंदर 4-5 चीजें अभी बता रहा हूं, उसको अगले पेज पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक बार इतना सुन लो जो बोल रहा हूं। आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज ए टफ कैप्सूल इनसाइड द किडनी। 2 जोन होंगे, किडनी के अंदर भी 2 जोन होंगे। अगर इसके अंदर बात करूंगा तो 2 जोन होंगे, एक आउटर होगा जिसको कॉर्टेक्स बोलेंगे, इनर क्या होगा? मेडुला। अब ये दोनों बात ध्यान रखना, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मास्क, जिसको क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। अब देखो स्ट्रक्चर को पहले एक बार, इस स्ट्रक्चर को देखोगे ना, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। यहां से क्या क्या क्वेश्चन बना हुआ है देखो। अगर मैं इस किडनी की बात करूं तो ये आपको यहां हीलियम दिखाई दे रहा है, ये वाला नाम जो हमने अभी देखा, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर देखो यहां रेनल वेन भी आ रही है, आर्टरी है, रेनल पेल्विक। रेनल पेल्विक किसको बोला? देखो ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है बीच में, ये वाला खाली स्पेस, इसको बोला गया है रेनल पेल्विक। रेनल पेल्विक। और इसके अंदर ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जैसे ये पिरामिड से दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो पिरामिड से, जिनको मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूं, ये वाले, इनको क्या बोला है? मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड। और इसके बाहर ये जो खाली स्पेस है, इसको क्या बोला गया है? कॉर्टेक्स बोला गया है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, कॉर्टेक्स क्या बोला गया इसको ये खाली स्पेस है, इसको बोला गया कॉर्टेक्स। और जब ये कॉर्टेक्स इन मेडुलरी पिरामिड के अंदर चला जाएगा, ऐसे ऐसे, ये देखो यहां ऐसे, ये वाला ऐसे, इसको क्या बोल दिया? रेनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी। इतनी बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? अभी इसको थोड़ा पढ़ लो इस चीज को। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, मेडुलरी पिरामिड समझ में आ गए, जो बड़े बड़े गोले गोले से बनाए थे। उसके बाद क्या है? प्रोजेक्शन इनटू कैलिक्स द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। इन बिटवीन का मतलब यही हो गया ना, इनके बीच की जगह जो है, ये वाली जगह इनके बीच में आ गया, तो उसका नाम देखो क्या है? कॉलम ऑफ बर्टिनी। इसमें से यस और नो का आपको क्या करना है? आंसर आएगा अभी करेक्ट और इनकरेक्ट का, इसलिए मैं इस बात पर जवाब दे रहा हूं, ठीक है। अब ये तो बात हुई सर किडनी की, किडनी कहां है, किडनी के अंदर क्या मामला है। उसके बाद देखो ईच किडनी हैव ए मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। एक किडनी के अंदर है 10 क्या होते हैं? 1 मिलियन क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? बेसिक यूनिट है, बेसिक फंडामेंटल या फंक्शनल यूनिट क्या है? आप क्या बोलोगे? किडनी की नेफ्रॉन। इतनी बात समझ रही? आपको पता ना, कोई चीज बनी होती है, उसके अंदर काम करने वाले छोटे छोटे, ऐसा मान लो कि ये बड़ी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ब्लड को प्योरीफाई करने का। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है? नेफ्रॉन। अब किडनी के अंदर 1 मिलियन, और उसमें से हम एक नेफ्रॉन को निकालेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये है, इसके बारे में क्वेश्चन यहीं से बना हुआ है। अभी देखा तुमने, ये हेनले लूप समझ में आ रहा है? जो पहली बार पढ़ रहा है हेनले लूप, और अभी आपका क्वेश्चन देख लो, ये टीजीटी वाला क्वेश्चन देख लो आपका, हेनले लूप, इसी से क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसका मतलब इसको आपको और डिटेल में पढ़ना है, तो ध्यान से सुनना है सभी को, जितना बताया जाए उतना ही बस। अब देखो ना जी, सही है वीडियो, ठीक है, ओके। चलिएगा, अभी हमने इतनी जो बात की, उसके बाद अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर से पहले मैं थोड़ा सा ये थ्योरी आपको पढ़ के बता रहा हूं, ताकि आपको जब स्ट्रक्चर बताऊं तो आप ये लगेगा कि हाँ ये नाम हमें पढ़ना है। देखो 3-4 नाम आएंगे। पहला क्या है? देखो, विच हैज द फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 2 पार्ट है। अब जो नेफ्रॉन पढ़ेंगे उसके अंदर 2 पार्ट है, एक क्या है? ग्लूमरस, और एक है रेनल टेब्यूल। एक है रेनल टेब्यूल। अब ध्यान देखना क्या बोल रहा हूं। और ग्लोमुलरस इज ए कैपिलरी फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टियोल ए ब्रांच। अभी मैं पहले आपको, मेरे को लगता है कि स्ट्रक्चर बता देता हूं, ताकि वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखो, पहले इस स्ट्रक्चर को देख लो। ये वाला जो आपको यहां से ये दिखाई दे रहा है ऐसे आती हुई, ये क्या बन गई? गुच्छा सा बनाया इसने। इस गुच्छे के बनने से एफरेंट आर्टियोल, ऐसा मान लो, आ फॉर आर्टियोल, ई फॉर एफरेंट, ये जा रहा है अवे, और ये ए फॉर आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल आ रही है और एफरेंट आर्टियोल जा रही है। ई वाली जा रही है, ए वाली आ रही है, और इसी को बोला गया है ग्लोमुरस। अब इसको देखो ये बना कैसे, इसकी स्ट्रक्चर में देखो, यहां इसकी डेफिनेशन पढ़ो यार।
जो ग्लोमेरुलस है वो क्या है, कैपिलरी फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टियोल। जो एफरेंट आर्टियोल है वो आने के बाद एक गुच्छा सा बना है ऐसे ऐसे, इस गुच्छे को क्या बोला गया है, एफरेंट आर्टियोल। जो जब ऐसे कैपिलरी आपस में बाइंड हुई गुच्छा सा बनाया, उस गुच्छे को क्या बोला है, ग्लोमेरुलस। इतनी बात समझ आ गई। अब इसी में से देखो ये जो निकल रही है एफरेंट, इतनी बात समझ आ गई। यहां तक इस डायग्राम को देखो तो मैं इसको क्या बोल देता हूं, ग्लोमेरुलस। यहां तक की बात समझ आ गई। आपने अभी देखा कि ये पूरा नेफ्रॉन है, ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, नेफ्रॉन है। एक किडनी पढ़ रहे हैं, किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब नेफ्रॉन में 2 पार्ट बोले उसने, क्या कहा, एक बोला रेनल टेब्यूल और एक बोला ग्लोमेरुलस। इतनी बात समझ में आई तो ये बात बताओ मुझे, एक तो ये वाला और एक रेनल टेब्यूल, 2 चीजें हैं। अब ग्लोमेरुलस के बारे में तो पता चल गया, रेनल टेब्यूल के बारे में पढ़ना है। अब ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर देखो, रेनल टेब्यूल के अंदर है विच ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन कैप्सूल। सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है रेनल टेब्यूल, बोमन कैप्सूल से। तो बोमन कैप्सूल ये आपको कप जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला है, बोमन कैप्सूल। इतनी बात समझाई। हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। नेफ्रॉन में 2 पार्ट है, एक रेनल टेब्यूल, ये वाली पूरी टेब्यूल, और ये आपका ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस के बाद रेनल टेब्यूल जहां स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर अगर मैं बात करूं भाई, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मैं मिलाकर बोलूं तो यहां तक के पोर्शन को क्या बोलेंगे, यहां तक के पोर्शन को बोलेंगे दोस्तों, यहां दिखाता हूं आपको, 1 मिनट, यहां लिखा हुआ है, 1 मिनट रुको, कलर सिलेक्ट नहीं हो रहा, ब्लैक, 1 मिनट रुकिएगा, यहां लिखा होगा कहीं ना कहीं, 1 मिनट, क्वेश्चन आएगा जब आ जाएगा। चलो ये रहा, मैगपिलियन कॉर्पलस, मैगपिलियन कॉर्पलस या मैगपिलियन ट्यूब्स, क्या बोलेंगे, मैगपिलियन बॉडी। यहां देख सकते हो, ये लिखा अंडरलाइन किया हुआ, मैगपिलियन बॉडी। अब देखो नेफ्रॉन के बारे में स्टार्ट किया पढ़ना, एक हो गया ग्लोमेरुलस, उसके बाद आया रेनल टेब्यूल, रेनल टेब्यूल में बोमन कैप्सूल, और बोमन कैप्सूल ने बाहर किसको जकड़ा हुआ है, ये देखो इनक्लोज किया हुआ है, किसको, इसी को, ग्लोमेरुलस को क्या किया हुआ है, अभी तुमने देखा स्ट्रक्चर के अंदर, ये देखो ये जो गुच्छा था इसके बाहर येलो वाला दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, बोमन कैप्सूल है। क्लियर है यहां तक की बात, यही लिख रखा है ना, या देखो ये क्या है, बोमन कैप्सूल। तो इसका मतलब उसने ग्लोमेरुलस को क्या किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है। यहां तक की बात समझ आ गई। अब इन दोनों को मिला के क्या बोला गया है, दोनों को मिला के देखो, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमन कैप्सूल क्या कहते हैं, मैगपिलियन बॉडी, और या रेनल कॉर्पलस। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। यहां तक की बात समझ में आ रही है सबको एकदम से, एक बार यस और नो कर दीजिएगा प्लीज। क्या सबको समझ में आ रही है चीजें, चाहे आप केमिस्ट्री से हो चाहे आप फिजिक्स से हो, क्या ये चीज समझ में आ रही है। अब तुम कहोगे सर इतनी बात तो समझ में आ गई, अब आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। अब तुम इसी देखो, ये पोर्शन तो बहुत बड़ा है, ये पोर्शन तो काफी बड़ा है। अभी ये रेनल टेब्यूल के अंदर 3 चीजें आएगी, एक पीसीटी आएगा सबसे पहले, देखो सबसे पहले आया बोमन कैप्सूल, उसके बाद आया पीसीटी। पीसीटी क्या है, प्रोमोक्सिमल कंडक्ट, जो डीसीटी और पीसीटी, इसको बोलेंगे हाईली कोइल्ड। इसके अंदर हाईली कोइल्ड का मतलब क्या होगा, इसकी जो कोइलिंग है वो ऐसे ऐसे, मैंने दिखा नहीं रखी, वैसे यहां क्या होगा, इसकी जो ट्यूब होगी उसके अंदर कोइलिंग ज्यादा होगी। ठीक है, ऐसे ब्रांचिंग ऐसे ऐसे, जैसे यहां आप देखोगे इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रोमोक्सिमल, ये वाला यहां आप देख पा रहे हो, ऐसे ऐसे जो लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ऐसा मान सकते हो कि मोड़ से ज्यादा होंगे, जैसे हम डीएनए वगैरह में पढ़ते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये होगा प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और इसको बोला है पीसीटी, इसको बोला है डीसीटी। 2 नाम समझ में आ गए। अब तीसरा आपके पास क्या है, असेंडिंग लिम्स। ये देखो ये नीचे उतर रहा है, इसको ध्यान से देखना, ये आपका हो गया पहला जी वाला, ये बोमन कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी आ गया यहां से यहां तक, उसके बाद ये डिसेंडिंग लिम्ब है, नीचे आते हुए उसको क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग, और ये ऊपर जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग। यही हेनले लूप होगा, यही क्या होगा, हेनले लूप। और उसके बाद है डीसीटी, और उसके बाद आपके कलेक्टिंग डक्ट आएगी। ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ये किसका, नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होती। कलेक्टिंग डक्ट किसका हिस्सा नहीं होती, नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होती। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई, जल्दी से एक बार फटाफट यस और नो कर दीजिएगा, वीडियो रुकी हुई है मेरे ख्याल में। चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, आप बाद में स्लो करके भी देख सकते हो, एक बार साथ देख लीजिएगा। जी समझ आ रहा है, ठीक है। अब तक मैंने जो बातें की उस स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। देखो यहां से हमने सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ये वाला, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन के बारे में। यहां से मैंने एफरेंट आर्टियोल आई, उसने जब गुच्छा बनाया, इस गुच्छे को क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस, और उसमें से ये थोड़ी थिक है, ये देखो आई है वो थिक है, और उसके बाद एक उसमें से निकल रही है बाहर, इसको क्या बोला है, एफरेंट आर्टियोल। क्या बोला है, एफरेंट आर्टियोल। इसने क्या किया, इसके बाहर ऐसे, यहां देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बताऊं आपको, उस डायग्राम में नहीं समझ आ रहा, ये व्हाइट कलर वाली जो मैं निकाल रहा हूं ना, ये एफरेंट आर्टियोल है, और इसने क्या किया, मान लो इसके चारों तरफ ऐसे अलग अलग ब्रांचेज ऐसे निकल गई इसकी, ऐसे 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 ऐसे,
ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको मान लो ऐसे घेर लिया, और एक उसमें से पतली सी क्या है, ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब है, इसके बाहर ऐसे है पतले वाली एक पतली सी, एक आपको दिख रहा है ये वाला डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग हेनले का लूप है, ठीक है। इसके बाहर एक एफरेंट आर्टियोल, यहां देखो ये वाली आपको येलो कलर वाली दिखाई दे रही है, हेनले लूप जो है वो येलो वाला है, और उसके बाद जो एफरेंट आई हुई है जो आपको ऐसे मैरून कलर की दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है, ये इसके बाहर है, जो इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। अभी वासा रेक्टा समझने के लिए एक डायग्राम आपको दिखाता हूं, पहले मैं एक मिनट, ये वाला डायग्राम देखो। अभी मैं इस डायग्राम में ऐसे समझाऊं तुम्हें, तो ये मैं हेनले लूप का डिसेंडिंग बोल सकता हूं, ये असेंडिंग बोल सकता हूं, और ये जो बाहर इसके येलो मैंने दिखाई है इसको क्या बोला है? वासा रेक्टा। इतनी बात समझ में आ गई, आगे इसका यूज देखेंगे क्या होगा। अभी के लिए एक बार स्ट्रक्चर समझना है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा मे बी। क्या बोला मैंने? ये येलो वाला, इसको इतने पोर्शन को जो हेनले के पैरेलल चलेगी उसको क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा, ठीक है। और ये डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, और उसके बाद आपका कलेक्टिंग डक्ट आ गया। यहां तक की बातें समझ में आ गई है तो जल्दी से बोलो। यही लिखा हुआ है देखो, द टेब्यूल कंटिन्यू फर्दर फ्रॉम ए हाईली कोइल्ड नेटवर्क। हाईली कोइल्ड नेटवर्क था, उसको क्या बोला आपने? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टेब्यूल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखो हेपरिन हेनले, हेयर पिन जैसा होता है हेनले, हेनले लूप कैसा होता है? हेयर पिन जैसा होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टेब्यूल विच हैज ए डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। यहां तक की बात समझ में आ गई तो बोलो वीडियो रुक गई है क्या? मेरे पास क्यों रुक रही है? फिर एक मिनट रुको यार, मेरे पास क्यों नहीं चल रही है? चल रही है जी, चल रही है, बहुत बढ़िया। बता दिया करो, थोड़ा सा ऐसे पता नहीं चलता ना, पर सोच रहे हो ना, जब सामने दिखाई ना दे रहा और बोलना पड़े, ठीक है। अब देखो ऊपर से सब्जेक्ट भी ऐसा, ठीक है, एक केमिस्ट्री हो तो अलग बात है, बायो है, ठीक है, फिर भी तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी अपन ने क्या बोला? अभी आपसे पूछ ले हेनले लूप की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो मैचिंग वाला क्वेश्चन आ जाए, किडनी की शेप कैसी होती है, हेनले लूप को मैचिंग करो, एक साइड हेयर पिन लिख देगा, बीन स्ट्रक्चर लिख देगा, इस टाइप से। ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें दो होते हैं, अपन देख लिया, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग लिम्ब होते हैं। एक ऐसे नीचे उतरेगा और फिर ऊपर जाएगा ऐसे, इसको बोल देंगे डिसेंडिंग और इसको बोल देंगे असेंडिंग, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्या था? हाईली कोइल्ड टेब्यूल, उसके अगला रीजन आएगा डीसीटी। पहले जी वाला, ग्लोमरस वाला, फिर बोमन कैप्सूल, फिर बोमन कैप्सूल के बाद पीसीटी, ठीक है। उसके बाद दो लूप आएंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले लिम्ब, एक डिसेंडिंग फिर असेंडिंग, और उसके बाद डीसीटी, और डीसीटी के बाद क्या आएगा? कंडक्टिंग डक्ट आएगा। यहां तक की बात समझ आ गई। अब देखो दो चीजें हैं यहां, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा। मैगपिलियन कॉर्पलस किस किस को समझ में आ गया? बोमन कैप्सूल, जी प्लस बोमन कैप्सूल, इसको क्या बोलता था? मैगपिलियन कॉर्पलस। उसके बाद पीसीटी डीसीटी आपने देख लिया। अब इसके स्ट्रक्चर को देखो, मैं यहां ये जो मैंने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर को देखो, ये तीन पार्ट है इसके, ये पीसीटी हो गया, ये डीसीटी हो गया, ये अपना ग्लोमरस हो गया, ये बोमन कैप्सूल हो गया। यहां से मैं एक लाइन लगा देता हूं, ध्यान से देखना इस चीज को, यहां से मैं एक लाइन लगा देता हूं ऐसे, ये लाइन लगा दी। लाइन लगाने के बाद इसको तो बोल दिया कॉर्टेक्स, क्या बोल दिया? कॉर्टेक्स। और इसको बोलेंगे मेडुला। मेडुला मतलब इस लाइन से नीचे उसको मेडुला बोल रहे हैं, ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं? कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। यहां तक की बात समझ में आई तो बोलो जल्दी से फटाफट से एक बार यस और नो करिएगा। यहां देखो अभी दो चीजें हैं, उसी लाइन को लगाया है ना, उस लाइन से बता रहा हूं। देखो इसने क्या कहा है, जो तुमने लाइन लगाई है उसमें एक तो ये अपना बोमन कैप्सूल और वो आ गया, एक पीसीटी आ गया, एक डीसीटी आ गया। ये सारे किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं? सिचुएटेड इन द कोर्टिकल रीजन, सिचुएटेड इन द कोर्टिकल रीजन। और जो किडनी वेयर इज द लूप ऑफ डिप इनटू द मेडुला, मेडुला में तो क्या है? हेनले के लूप के लिम्ब है। ये वाला जो मैंने मान लो ऐसे लाइन लगाई, इसके नीचे तो क्या है? हेनले के लिम्ब है ये, और ऊपर आपका पीसीटी भी आ रहा है, डीसीटी भी आ रहा है। वो किस रीजन में आ रहा है? कोर्टिकल रीजन में आ रहा है, ठीक है। अब हेनले के लूप जो है उनको क्या कहा गया है कि कई बार क्या होगा? छोटा होगा, कई बार बड़ा होगा, दो टाइप के होंगे। दो नाम आपको याद रखने हैं हेनले के लूप में, क्या क्या होंगे? देखो, लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, एक्सटेंड ओनली लिटिल इनटू द मेडुला, उनको क्या बोला गया है? जो बिल्कुल ही थोड़े से, उनको बोल दिया कोर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा है जस्टा मेडुलरी। अब इनका क्या मतलब है इस डायग्राम से समझो। ये डायग्राम देखो, अगर मान लो दो टाइप का आपको दो नाम दिए गए, दो नाम का मतलब है कि यहां से मैंने ये लाइन लगाई, सपोज करो ये वाली, सपोज ये लाइन लगाई मैंने यहां, इससे ऊपर आपका पीसीटी भी आ गया, ये डीसीटी आ गया, ये आपका बोमन कैप्सूल आ गया, और यहां आपका ग्लोमरस आ गया, ठीक है। और यहां हेनले का लूप है। ये हेनले का लूप अगर पूरा लंबा हुआ, ऐसे पूरा अंदर तक डिप हुआ मेडुला के अंदर, तो उसको जस्टा बोला गया, जिसकी लेंथ बड़ी हो। और दूसरा मान लो कोई बार ऐसे भी आपको मिलेंगे, हेनले के लूप इतना ही हो, मान लो ऐसे, इतना ही ऐसे,
मान लो सपोज करो कि एक और नेफ्रॉन है और उस नेफ्रॉन का जो हैंडले के लिम्ब है वो छोटे हैं, बिल्कुल ही छोटे से हैं, मतलब इतना ही इसका पार्ट क्या है, मेडुला के अंदर है, और यहाँ एक बड़े वाला है। दोनों चीजों में डिफरेंस समझा रहा है। यही क्या है, इसके दो पार्ट है और इनके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो एनसीईआरटी में, कोर्टिकल नेफ्रॉन है वो स्मॉल होते हैं साइज में, मतलब उनको जो है वो जो मेडुला के अंदर है वो थोड़े से ही होते हैं, टू शॉर्ट होते हैं, एक्सटेंड ओनली ए वेरी लिटिल इनटू मेडुला। मेडुला के अंदर बात समझ में आ गई हो तो यस और नो बोलो फटाफट से। यहां तक की बात समझ आ गई, ये लिख दिया यहाँ, कोर्टिकल वाले स्मॉल होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं। अब देखो आगे यही बता रखा है कि एफरंट आर्टिकल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमरस। इमर्जिंग का मतलब निकल रही थी, आपने अभी देखा ये वाली, ये जो निकल रही है इसके बारे में बात कर रहा है। अब इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में जो ग्लोमरस से इमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है। अब ये क्या बनाएगी भाई, वासा रेक्टा बनाएगी और उसके बाहर कोइलिंग करेगी, बस यही बताएगा। ये देख लो, ए माइन्यूट वेसल नेटवर्क रन पैरेलल टू द हैंडले लूप, यू शेप में चलेगी ऐसे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा फटाफट से, क्वेश्चन के बारे में बताइएगा जो अब तक पढ़ा है। आपसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कौन सी है। आप क्या कहोगे, सर मेडुलरी जोन ऑफ किडनी डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टेड इनटू काइल्स। बात तो ठीक है, अभी तो हमने देखा था। ये लो स्ट्रक्चर देखो फटाफट से, ये मेडुलरी, ठीक है, और ये आपका किसके अंदर होते हैं, देखो मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस पिरामिड्स प्रोजेक्टाइल इनटू काइल्स। तो यहां तक की बात समझ आ गई, पहली तो ठीक है सर, पहली बात तो ठीक है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू कोर्टिकल एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरा पिरामिड्स आर कॉल्ड रेनल पेल्विक्स। नहीं सर नहीं, रेनल पेल्विक नहीं था, रेनल पेल्विक नहीं था, तो ये गलत है। अभी मैं चेक करवाता हूं क्या था, एक मिनट रुको। ग्लोमुलर्स अलोंग विद बोमन कैप्सूल को क्या बोला था, रेनल कॉर्पुलस। दोनों को मैंने बोला था जी प्लस बीसी। बोमन कैप्सूल को क्या बोलते थे, रेनल, और एक दूसरा नाम भी था, याद है, रेनल कॉर्पुलस पीसीटी, ठीक है, और साथ में डीसीटी, नेफ्रॉन सिचुएटेड इन द कोर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। दो रीजन थे, एक मेडुला वाला और एक कोर्टिकल। कोर्टिकल के अंदर क्या थे, अपना रेनल कॉर्पुलस मतलब क्या है, ग्लोमरस प्लस बीसी बोमन कैप्सूल, उसके साथ पीसीटी प्लस डीसीटी, ये सब किसके अंदर आते थे, ये सारी चीजें अभी तो करवाई है, यहां तक देख सकते हो, ये इसी लाइन से है। पीसीटी डीसीटी ये कोर्टिकल रीजन के अंदर है और हैंडले वाले किसमें है, मेडुला वाले में। क्लियर है तक की बात। और ये वाला जो दूसरी मैं आपको बता रहा था किडनिकल, इसको रेनल पेल्विक की जगह क्या बोलते थे, कोलम ऑफ बर्टीनी या रेनल कोलम, पेल्विक नहीं बोलते थे। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई सबका, ये क्वेश्चन ठीक है भाई, क्या यहां तक की बात समझ में आई, ठीक है, बिल्कुल रेनल पेल्विस नहीं था, रेनल कोलम था, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आंसर आपका तो बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ रेनल पेल्विक लिखा हुआ है, पेल्विस। अब देखिए द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी क्या होगी, ह्यूमन किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या होगी, सभी बोल दो फटाफट से, फास्ट, वेरी फास्ट, बोलो भाई जल्दी से। ये तो आसान सही है, 1 मिलियन होते हैं, कौन है, नेफ्रॉन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखो ये जो चीजें हैं, डायग्राम हमने देख लिया अभी इसके बारे में सारी, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। अब 2-4 चीजें अभी बता देता हूं साथ के साथ, वो ध्यान से देखना। मान लो कि ब्लड में से कोई मामला जो खराब था उसको निकाल दिया, यहां से ऐसे ऐसे करते वो चलने लगा, ठीक है। अब देखो जैसे डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर आया, ये डिसेंडिंग लिम्ब हैंडले के अंदर, हैंडले का जो लूप है उसके अंदर आया, तो यहां तुम एक चीज देख रहे हो, ये देखो वाटर बाहर जा रहा है, जो डिसेंडिंग वाला है उसमें से वाटर बाहर जा रहा है, क्या जा रहा है, वाटर बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब ये वाटर इसमें से क्या है, पास हो सकता है। पास होने का मतलब होता है उसको क्या बोलेंगे, परमेएबल। भाई मैं ये बोलूं कि डिसेंडिंग लिम्ब की बात करूंगा, डिसेंडिंग लिम्ब जो है हैंडले का, हैंडले लूप का, उसमें से पानी पास हो सकता है, ये बात बोल सकता हूं मैं, पानी क्या हो सकता है, पास हो सकता है। और जो डिसेंडिंग ऊपर चढ़ने वाला असेंडिंग है, उसमें से मैं ये बोल सकता हूं NaCl, ठीक है, वो सॉल्ट जो है वो पास हो सकते हैं, एलिमेंट्स जो है वो पास हो सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है। अब तुम एक देखोगे, ये अपना था डीसीटी, ये था कलेक्टिंग डक्ट। अब ये आगे आएगा तुम्हारे पास, इस कलेक्टिंग डक्ट में से तुम्हें ये चीज दिखाई दे रही है, यूरिया बाहर निकलती हुई, इस कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिया बाहर निकल रही है। इतनी बात समझ में आ रही है तुमको, यूरिया बाहर निकल रही है, ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं आगे, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है। अब जो ये चीजें आएंगी ना, मैं तुम्हें बताऊंगा दोबारा,
कि यूरिन इसके अंदर लिखी हुई आएगी एनसीईआरटी के अंदर। ये डायग्राम अभी के लिए एक बार तुम्हें बताया है ताकि थोड़ी सी चीजें दोबारा करेंगे तो 2 बार में तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई ना। कोर्टेक्स मेडुला, इसका अगर ये जो हेनले के लूप है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक लंबे वाला और एक छोटे वाला। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट, यूरिन फॉर्मेशन। ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 स्टेप पढ़ेंगे। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व द 3 मेजर प्रोसेस या 3 मेन प्रोसेस। एक तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सबसे पहले तो फिल्टर करेंगे वो चीज पढ़नी है। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन, फिर रीसिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब बाहर निकालना, रीअब्जॉर्ब का मतलब उसमें से कुछ एब्जॉर्ब कर लेना, और फिल्ट्रेशन का मतलब तुम समझते हो जैसे चाय छानते हो जो भी है। ठीक है, घर में। ठीक है, अब इसके अंदर ये पूछा है कि पहला स्टेप है वो क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इट्स कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्टर। ये रिड्यूस प्रेशर के अंदर होता है। उसके बाद क्या होता है? ऑन एन एवरेज, यहां से ध्यान से सुनना, ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml blood is filtered by the kidney per minute, which is constitute of 1/5 of the blood pumped by the each ventricle of heart in a minute। देखो अपना हार्ट जो है जितना ब्लड वो 1 मिनट में करता है उसका 1100-1200 ml, मतलब अगर ये 1/5 है तो इसके अराउंड, इसका मतलब ये वैल्यू 6000 के आसपास रही होगी ना। जो हार्ट ब्लड भेज रहा है वो 6000 के आसपास, और उसका 1/5 मतलब 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी पर मिनट में क्या करती है? साफ करती है, फिल्टर करती है। यहां तक की बात समझ आ रही है? ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ द थ्रू 3 लेयर। अब जैसे ये था ना ग्लोमेरुलस, और ये अपना ये मान लो वो था, और इसके नीचे क्या था? बोमन कैप्सूल था। यहां जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो 3 लेयर से होता है। तुम्हें डायग्राम वायग्राम नहीं देखने, जैसे ऐसा है, मान लो ये मान लो ब्लड वाला मामला है ऐसे। ठीक है, यहां से ब्लड, यहां से इस ब्लड को आना है, तो ये 3 में से, ऐसे 3 लेयर में से क्या होता है? छननी, मतलब ये बोल सकते हैं कि उसकी छननी जो हो रही है वो 3 लेयर से हो रही है। वो 3 लेयर के नाम आपको याद रखने हैं। 3 लेयर के आपको नाम है याद रखने हैं। पहली लेयर कौन सी है? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल। एंडोथीलियम पहली, दूसरी इपिथीलियम, और तीसरी क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। 3 नाम याद रखोगे दोस्तों, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो एक जगह। पहली कौन सी है? एंडो, दूसरी इपी, और उसके बाद कौन सी है? बेसमेंट वाली। बेसमेंट वाली की स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूं तो इसको आगे ऐसे थोड़ा बता रखा है आपको कि जब ये अपने, जैसे मान लो ये वाली आपके क्या पास है? पीसीटी वगैरह है मान लो। ठीक है, ये वाली, और इसके बाहर ऐसे ऐसे फिंगर, जैसे हम ऐसे जकड़ते हैं ना किसी चीजों को, ऐसे जकड़ लेते हैं ऊपर से भी और नीचे से, दोनों टाइप से ऐसे। ये 2 उंगलियां ऊपर से, 2 नीचे से, इस टाइप से। तो ये आपकी लास्ट वाली जो है वो क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसी के अंदर क्या होती है? पोडोसाइट होती है। इपिथीलियम की जो सेल होती है, ब्राउमन कैप्सूल कार्ड पोडोसाइट आर अरेंज्ड इन द। ये आपको इतना नहीं पूछा जाएगा कि इसके अंदर स्लिट होती है, मतलब अंदर तक जाकर। आपको 3 स्टेप याद रखने हैं, 3 लेयर के नाम याद रखने हैं, और कितना 1 मिनट में ब्लड फिल्टर करती है किडनी? 1100 से 1200 ml। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन की एक बात देखो, इसका मतलब कुछ ना कुछ रीएब्जॉर्ब हुआ होगा ना। कैसे सर रीएब्जॉर्प्शन कैसे? देखो, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि इस लाइन पे आओ कि द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट पर किडनी पर मिनट कॉल्ड जीएफआर। जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। एक किडनी कितना उसको फिल्टर कर रही है उसको बोलते हैं जीएफआर। ठीक है, एक हेल्दी इंडिविजुअल जिसकी किडनियां बहुत बढ़िया से काम कर रही है वो 125 ml पर मिनट उसका जीएफआर रेट होता है। लिख लो अपनी कॉपी में, क्या होता है? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तुम ये कहोगे सर जीएफआर जो है वो 25 ml पर मिनट, या पूरे दिन की बात करूं तो 180 लीटर पर डे अपनी किडनियां इतना ब्लड क्या करती है? प्योरीफाई या साफ करती है। ठीक है भाई, ऐसा है कि यहां से ब्लड पहुंचाया वो कितना था? 180 लीटर, फिल्टर वगैरह हुआ वो, और जो यूरिन में निकल रहा है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, देखो यहां से मान लो इंटर हुआ और वो निकल रहा है, वो कितना है? सिर्फ यूरिन जो यहां से बाहर आएगा वो कितना है? 1.5 लीटर के आसपास। कितना है? 1.5 लीटर के आसपास। यहां देखेंगे अभी 1.5 लीटर, और यहां कितना है? 180 लीटर। इसका मतलब फिल्टर तो हुआ था 180 लीटर के आसपास, उसमें से ब्लड निकला है, यूरिन निकला है 1.5 लीटर। यूरिन कितना निकला? 1.5 लीटर। इसका मतलब चीजें दोबारा रीएब्जॉर्ब हुई होगी ना, चीजों को जो भेजा गया वो क्या हुई होगी? एब्जॉर्ब हुई होगी। यहां तक की बातें समझ में आ रही है? अब देखो एक मैकेनिज्म आएगा इसमें आगे, जो ये प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन वाला और ये वाला, इसमें एक आएगा आगे जीजेए, जस्टा ग्लोबुलर अपरेटस। जीजेए ये याद रखना है, जेजीए आपको नाम याद रखना है। अब ये पूछा जाएगा कि आपको ये जो येलो कर रखा है ना, इतनी बात याद रखनी है स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ए फॉल इन जीएफआर रेट, मतलब किडनी जो नॉर्मल है एक हेल्दी पर्सन के लिए वो है 125 ml पर मिनट क्या करती है?
प्योरीफाई करती है, ठीक है। अगर उसकी रेट डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, रेट में फॉल हो जाए, मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाए, मतलब 125 की जगह ये 80 करने लग गई, एक्टिवेट द जीजी सेल्स टू रिलीज द रेनिन। अब ये जीजी क्या करेगा, जीजी जो सेल है जो स्टा वाला, वो क्या करेगा, रेनिन रिलीज करवाएगा। क्या करवाएगा, वो रेनिन ब्लड के अंदर मिलेगा और उसके बाद स्टिमुलेट द जीएफआर ब्लड फ्लो एंड जीएफआर बैक टू नॉर्मल। इतनी बात याद रखोगे, क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे कि जीएफआर डिक्रीज होने से जीजी की सेल रिलीज करवाती है रेनिन को, और रेनिन फिर क्या करता है, उसकी नॉर्मल को जो जीएफआर रेट है उसको दोबारा नॉर्मल लेके आता है। यहां अगर हमने देखें तो यहां देख सकते हैं। अब देखो दो तीन चीजें हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव का मतलब है कि अपने को एनर्जी लगानी पड़ रही है उस चीज के लिए, क्या करनी पड़ रही है, एनर्जी लगानी पड़ रही है। और दूसरा है पैसिव, जो अपने आप ही, भाई ऐसा है कि हमको कहीं से कोई पास करवाना है, कोई चीज को पास करवाना है, ठीक है, उसके लिए मान लो, ठीक है, तो मान लो यहां से पास करवाना है, तो इसके लिए मान लो एक तो सिंपल सीधा निकल गया, और एक ऐसे तुम गेट खोलते हो मान लो धक्का मारकर, उसमें तुम्हारी एनर्जी लग रही है, और एक तुम्हारे लिए गेट खुला है तुम सीधे निकल गए, ठीक है। तो जिसमें एनर्जी लग रही है उसको बोलते हैं एक्टिव, ताकि हमें इसको पास करवाने के लिए एनर्जी देनी है, और एक अपने आप हो रहा है उसको बोलते हैं पैसिव। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मान लो ब्लड है, ये वाला मान लो यहां ब्लड है, और इस ब्लड को पीसीटी के अंदर भेजना है, तो ब्लड, अब देखो अपने ब्लड में से यहां क्या क्या जा रहा है, के पॉजिटिव जा रहा है, एच पॉजिटिव जा रहा है और अमोनिया जा रहा है। क्या क्या जा रहा है, के पॉजिटिव, एच पॉजिटिव और अमोनिया। एच पॉजिटिव क्यों निकला होगा अपने ब्लड से, कोई बताएगा? भाई देखो अपने ब्लड का जो पीएच है, पीएच एक एसिड होता है एक बेस होता है। मैंने काफी बार आपको बताया, अगर आप सारी वीडियो पीछे वाले देख चुके हैं तो आपको पता होगा 0 से 14 तक का पीएच स्केल होता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। 7 पे न्यूट्रल होता है, इससे पहले क्या होता है, एसिड होता है, 0 से 7 इधर क्या होता है, बेसिक होता है। अपना जो ब्लड है वो 7 के बाद की रेंज में लाई करता है, मतलब क्या है, बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर का इसका मतलब कोई एच पॉजिटिव या एसिड इसमें से बाहर निकल गए होंगे, तो ब्लड में से जो एच पॉजिटिव बाहर निकलते हैं, इसी की वजह से वो बेसिक कैरेक्टर है। एसिड क्या होता है, एसिड का मतलब होता है एच पॉजिटिव, ठीक है, बेस का मतलब है OH नेगेटिव। ये अलग अलग डेफिनेशन है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो तुम इतनी बात याद रखो, ब्लड में से एच पॉजिटिव निकला होगा, और अपना यूरिन है वो एसिडिक नेचर का क्यों होता है, मतलब उसका जो पीएच है वो 0 से 7 वाली रेंज में होगा, क्योंकि जो ब्लड में एच पॉजिटिव था वो कहां चला गया, पीसीटी के अंदर, मतलब यूरिन के अंदर बाहर निकलेगा। इसीलिए अपना यूरिन तो एसिडिक होता है क्योंकि एच पॉजिटिव ब्लड से आ गया है। यहां तक की बात समझ आएगी तो बोलो जल्दी से फटाफट से। एक्टिव में क्या लिखोगे, सोडियम अमीनो एसिड ग्लूकोज, ठीक है, ये क्या है, एक्टिवली पास करते हैं। और आगे मैं नाइट्रोजन बेस की बात करूं, एब्जॉर्ब्ड बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट में। यहां तक की बात याद रखोगे, इसमें एक्टिव वाले में ये 3 याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो फटाफट से, बोलो जल्दी से फटाफट से। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, क्यों होता है एसिडिक, जल्दी से बोल दो फटाफट से, एसिडिक क्यों होता है? तुम कहोगे सर सिंपल, जो देख रहा है वीडियो को रोक के अपना ट्राई करिएगा खुद। सिंपल क्या होगा, हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट। ब्लड में से एच पॉजिटिव आ गए थे ना, और एच पॉजिटिव क्या होते हैं, एसिडिक है। जो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्लियर है यहां तक की बात? तो डी इज द राइट आंसर। अब देखो पीसीटी, अभी जो हमने पढ़े, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा एस्टेट का, इनके रोल में से ही एस्टेट का क्वेश्चन यहीं से बना हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इनका रोल। अभी तक तुमने ये चीजें देख ली होगी कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है। पहले अपने पास ग्लोमरस आएगा, उसके बाद वोमन कैप्सूल आएगा, फिर पीसीटी आएगा, फिर हेनले का लूप आएगा, डीसीटी, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ और असेंडिंग लिम्फ, और उसके बाद डीसीटी और फिर कलेक्टिंग डक्ट। यहां तक की बात समझ में आ गई तो जल्दी से बोलो फटाफट से फास्ट। अब उनके रोल देखने हैं कि वो क्या, उनका काम क्या है बेसिकली। पीसीटी, सबसे पहले पीसीटी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीसीटी इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबॉइडल बर्स बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है। इनके अंदर की बात कर रहा है कि उसके अंदर मान लो लेयरिंग जो है वो किस टाइप की होगी, ठीक है। ये नाम याद रखना है, क्यूबॉइडल ब्रश। ये टिश्यू वगैरह हम पढ़ेंगे ना तब आएगा आपके सामने कि अंदर वाले टिश्यू कौन से होते हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब में अलग होते हैं, ठीक है, गले के अंदर अलग होते हैं, ठीक है। जहां ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाती है ना, इसका मतलब है वो एरिया बढ़ाने के लिए होती है। तो यहां यही है, ब्रश टाइप की, जैसे अपना ब्रश होता है ना वैसे उसके ऊपर ऐसे पिंसी होती है, ठीक है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। ये जो येलो किया हुआ है ना, इस पे बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं कि अपने पास मान लो ब्लड में से अपने पास कुछ आया, भाई सपोज करो ब्लड में से क्या क्या चीज आई होगी, बहुत सी चीज काम की चीज है वो भी आ सकती है। मान लो ग्लूकोज हो गया, सपोज कर लो
ग्लूकोज क्या होता है, तुमने ऐसा देखा होगा, कई बार दौड़ वगैरह लगा रहे हो, तुम कहते हो लो ग्लूकोन डी पियो, और फिर वो दोबारा एनर्जी लेकर भागता है। इसी तरह अपने पास भी क्या होता है, ग्लूकोज स्टोर है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन क्या होती है ब्लड के थ्रू मसल्स के पास जाती है, जहां मान लो ग्लूकोज स्टोरेज है, जब अपने को जरूरत होती है तो उसको क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है और अपने को एनर्जी मिलती है। ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया, अपने को एनर्जी मिली। अब मान लो वो ग्लूकोज क्या है, पानी उसके साथ ब्लड के साथ क्या आ गई, इसके अंदर आ गई, जो वेस्ट मटेरियल फिल्ट्रेट है जो बाहर निकालना उसके अंदर, तो उसको कहीं ना कहीं रोकना तो पड़ेगा ना बॉडी के लिए। ऐसा थोड़ी ना ग्लूकोज को ही बाहर निकाल देंगे यूरिन के साथ। तो यहां क्या होता है, आप कहोगे 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट है एंड वाटर है वो रिएब्जॉर्ब हो जाते हैं इन सेगमेंट। किस सेगमेंट के अंदर, पीसीटी के अंदर। और पीसीटी क्या था, हाईली कोल्ड। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर था, ऐसे यहां से बोमन कैप्सूल चला, ये वाला बोमन कैप्सूल, और उसके बाद ये ऐसे वाला चला, इसको पीसीटी बोल रहे थे। तो पीसीटी के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी हेल्प करता है किसके अंदर, पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द फ्लूइड, सिलेक्टिवली सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया एंड फिल्ट्रेट बाय द एब्जॉर्प्शन एंड। तो वही बात होगी कि H पॉजिटिव को ले रहा है और उसका पीएच वगैरह बॉडी का क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। हेनेले लूप में क्या होता है, देखो हेनेले लूप, यहां से क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान से सुनना, इसी से अगर क्वेश्चन कर लोगे तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब तुम क्या कहोगे, रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन द डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। दिस रीजन इज ए प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑफ हायर ऑस्मोलेटरी मेडुलरी इंसेक्टरी फ्लूइड। मेडुलेटरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जहां ये मान लो ऐसे ये पड़ा है हेनले लिम्ब, इसके बाहर जो है जो फ्लूइड है उसको क्या बोला गया है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो इसके बाहर फ्लूइड है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनले इज परमिएबल टू वाटर। बाहर जो डिसेंडिंग वाला था, मैंने अभी बताया था ना, वाटर के परमिएबल था। यहां देखो, यहां वाली चीज, ये वाटर इसमें से निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, वाटर के परमिएबल है। कौन सा, डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, तुम कहोगे सर वाटर का परमिएबल है। मैंने कहा ठीक है चलो, ठीक है। और इसके बाद बोला गया है मोस्ट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सोडियम वगैरह है वो नहीं निकल सकते, डिसेंडिंग वाले में से सिर्फ वाटर निकल सकता है। अब ये वाली लाइन है ना, दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन, एज इट मूव डाउन। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो एक बार, इसमें डाटा लिख रखा होगा कहीं ना कहीं, एक मिनट दिखा, देखो जब फिल्ट्रेट यहां था, ये हेनले लूप है, और इस हेनले लूप के अंदर जब फिल्ट्रेट यहां था, फिल्ट्रेट यहां था, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो देखो 300 है, फिर 400, 500, 600, 1200, 900, 900 के बाद 1200, मैक्सिमम कितनी पहुंच गई, 1200 पहुंच गई। इसका मतलब क्या है कि पानी तो कम है, आयंस ज्यादा है, पानी तो कम है, आयंस ज्यादा है। जब पानी कम हो तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, पानी क्या हो, कम हो तो उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। और पानी जब अधिक हो, पानी क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट। केमिस्ट्री वाले तो समझ रहे होंगे, बाकी फिजिक्स वाले और सुन लो। अगर पानी कम है तो क्या बोला, कंसंट्रेटेड। अगर पानी ज्यादा है तो क्या बोला, डाइल्यूट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इसका मतलब यहां से यहां जब ये फिल्ट्रेट यहां तक पहुंचा तो इसने इसको क्या कर दिया, कंसंट्रेटेड कर दिया। मतलब जो अपने को बाहर निकालना है एज यूरिन, उसको क्या किया, इसने कंसंट्रेट किया है। क्या किया है, कंसंट्रेट किया है। क्या यहां तक की बात समझ आ गई, बोलो रे जल्दी से फटाफट से। क्या कर दिया, कहां गए अपन का जो यूज है वो कहां चले गए, ये रहे। ठीक है, अब देखो यहां ये चीज समझ में आ गई तुमको, इम्प्रीमेबल दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज मूव डाउन। अब ऊपर जाएंगे ना तो अपोजिट हो जाएगा। द असेंडिंग लिम्ब, जो ऊपर चढ़ने वाला लिम्ब वो क्या करता है, परमिएबल टू वाटर एंड अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द एनायंस, एक्टिवली और पैसिवली दोनों टाइप्स होते हैं, कंसंट्रेट फिल्ट्रेट अपवर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हेनले लूप अगर ना हो तो क्या क्या होगा। हेनले लूप अगर ना हुआ तो सिंपल सी बात है कि जो यूरिन की तरफ बाहर निकलेगा, पानी को बाहर नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, पानी का अमाउंट ज्यादा होगा और ये क्या होगा, एज ए डाइल्यूट होगा। तुमने देखा था ना अभी हेनले लूप में ऐसे ऐसे पानी बाहर निकल रहा था, यहां से क्या निकल रहा था, पानी बाहर निकल रहा था, इसका मतलब कंसंट्रेटेड हो रहा था। अगर ये नहीं होगा तो पानी का अमाउंट ज्यादा होगा, और पानी का अमाउंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, डाइल्यूट यूरिन अपना जो होगा उसमें पानी ज्यादा निकल जाएगा अपनी बॉडी में से। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो अगला क्या है, डिस्टिल्ड। अब देखो यहां डिस्टिल कॉन्विकुलेटेड टेब्यूल, इसका मतलब यहां देखो पहला वर्ड जो है ना, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल देखो सिंपल सी बात है, यहां जो एब्जॉर्प्शन होना है वो तो होना ही होना है, पहली के अंदर जो चीजें एब्जॉर्ब करी जानी है वो करी जानी है। उसके बाद ये डीसीटी वाला है ना, यहां क्या है, अब देखो तुमने कई बार देखा होगा, तुम पानी कम पी रहे हो तो जो आप वॉशरूम जाते हो वो कम जाते हो, ठीक है, पानी ज्यादा पी रहे हो तो ज्यादा जाते हो। वो डिपेंड कर रहा है कि हमने अपना जो पानी पिया है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। ये कंडीशनल है, भाई हमने ज्यादा पी रखा है तो
तो ये ज्यादा बाहर निकलवाएगा। यहां तो जो एब्जॉर्प्शन होना है वो होना ही होना है पीसीटी के अंदर। तो डीसीटी के अंदर क्या है, ये कंडीशनल है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मान लो तुम वॉशरूम कम जा रहे हो क्योंकि तुमने पानी कम पिया है, तुम ज्यादा पी रहे हो तो पानी अंदर ज्यादा है, आ रही बात समझे, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। इसमें काम क्या है देखो, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। डीसीटी इज कैपेबल ऑफ जो बाइकार्बोनेट HCH3 वो बोलते हैं बाइकार्बोनेट, एंड सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम एंड अमोनियम टू मेंटेन द सिक्रेशन का मतलब है इसको रिलीज करेगा। जो उसके अंदर है कौन कौन से आयन, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, अमोनिया, इनको रिलीज भी करने का काम करेगा। सोडियम पोटेशियम ब्लड को मतलब अपना जो ये बोलूं आयंस को बैलेंस रखना है, ऑस्मो रेगुलेशन है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। कलेक्टिंग डक्ट सबसे लास्ट वाली है जो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं थी, ऐसे खड़ी हुई, ठीक है। एक्सटेंड लॉन्ग कॉर्टेक्स किडनी इनर पार्ट, ठीक है। अब देखो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। बिल्कुल लास्ट में ये फिर अगर कोई पानी थोड़ा बहुत बचा है तो उसको फिर क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद देखो यहां क्या कहेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल टू कीप अप द ऑस्मोलेटरी। अब देखो मैंने ये आपको बताया था ना कि इसमें लास्ट वाले में यहां से यूरिया भी निकलता है थोड़े से अमाउंट में, ये दिखाई दे रहा है आपको, यहां से यहां यूरिया जा रहा है, क्या है थोड़ा सा क्या है यूरिया भी निकलता है। ये क्या है, कंडक्टिंग डक्ट है और इसमें थोड़ा सा यूरिया निकलता है और वो यूरिया फिर किस में चला जाता है, आपके हेनले लूप के अंदर चला जाता है। क्या है, किसके लिए, आयंस को बैलेंस करने के लिए। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म जो है हेनले लूप का वो क्या है, देखो प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन, मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन। ये किसकी वजह से है, कंसंट्रेटेड यूरिन मतलब हेनले लूप की वजह से। एंड वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा क्या था सर, जो एफ्रियंट आर्टियोल थी, ऐसे ये एफ्रियंट आर्टियोल है और ये बीच में जो बना रहा हूं ये अपना क्या है, हेनले लूप है। ये दो हेनले के लूप है, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। यहां से नीचे आ रहा था, यहां से ऊपर जा रहा था। इसमें क्या होता है आप ध्यान से देखना एक बार, यहां से क्या है, मैंने ये नीचे एरो का साइन दिखाया है, यहां ऊपर दिखाया है। देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, देखो मैं इनकी दोनों की बात करूं, ये वाला और ये वाला, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में भी क्या है, एक है, मैं ये बोल सकता हूं ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं करंट काउंटर मैकेनिज्म की तरह। करंट काउंटर मैकेनिज्म कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाए, अपोजिट डायरेक्शन में। अब तीन टाइप के यहां बनते हैं, तीन टाइप के कैसे, देखो एक तो ये ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक तो करंट काउंटर यहां बना होगा, एक इन दोनों के बीच में बना होगा और एक इन दोनों के बीच में बना होगा। तो तीन टाइप के करंट काउंटर आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर, हेनले लूप और वासा रेक्टा के अंदर, जो इसके ऑस्मो रेगुलेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, आल्सो काउंटर इन करंट पैटर्न द प्रोक्सिमिटी ऑफ द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा काउंटर करंट हेल्प इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग द ऑस्मोमोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुला इंटरस्टिशियम। 300 से लेकर कहां तक पहुंच जाता है, 1200 तक पहुंच जाता है। ये वैल्यू हमने देखी थी ना अभी, 300 स्टार्टिंग में थी, जैसे जैसे हेनले लूप बड़ा होता है नीचे 1200 मैक्सिमम पहुंच जाती है, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप विच एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग ऑफ वासा रेक्टा। देखो असेंडिंग लूप किसके साथ क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, किसके साथ, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग। ये देखो अभी मैंने बनाया ना, ये तो असेंडिंग लूप है किसका, ब्लैक वाला, तुम कहोगे हेनले लूप का, और ये किसका है, वासा रेक्टा का। वासा रेक्टा वाला तो डिसेंडिंग है और उसका क्या है, असेंडिंग है। तो एक तो उन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा होगा यहां यहां, और एक इन दोनों के बीच में हो रहा है और एक ये आपस में हो रहा है। तीन बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बोलो, यस और नो करो भाई फटाफट से, खत्म भी करना है चैप्टर को, फटाफट से बोलो। ये चीजें समझ में आ गई तुमको, यही यही बात लिखी हुई है, देखो यहां देख लेते हैं दोबारा से एक बार। ये देखो अगर ये अलग अलग बनाकर तुम्हें दिखाया हुआ है, वासा रेक्टा को इधर अलग से बना दिया, इस मैं वासा रेक्टा को ऐसे उठाकर यहां रखता हूं जैसे मैंने ये दिखा रखा तुमको। व्हाइट वाला जो बनाया वो कौन सा है, हेनले लूप है, हेनले लूप, और ये वासा रेक्टा है। ये तो ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो ये सारे अपोजिट हो गए ना इनका, मतलब देख लो यहां से ये नीचे आ रहा है, कलर चेंज करके दिखा देता हूं, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। यहां ये क्या है, नीचे है, सॉरी ये कंडक्टिंग डक्ट होगी, ये तो कलेक्टिंग डक्ट होगी जो बाहर वाली है सबसे लास्ट वाली, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ आप देख सकते हो ये वासा रेक्टा, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो इसको मैं ऐसे उठाकर यहां फिट करूंगा तो इसी टाइप का बनेगा। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, ठीक है। ये वाली सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम वगैरह। इसके बारे में बताइएगा, क्वेश्चन कीजिएगा अगला फटाफट से। तुम्हें कोई पीएचडी नहीं करनी है, बस तुम्हारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर दो यार फटाफट से, फास्ट, वेरी फास्ट। अब देखो तुम कहोगे अभी क्वेश्चन आएगा स्टेट का, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट अकर इन। किसमें होता है भाई, जो यूजफुल सब्सटेंस थे मान लो गलती से आ गए तो उनको कौन रोकेगा, कौन कलेक्ट करेगा दोबारा, सबसे ज्यादा पीसीटी। अभी तो देखा था 70 से 80%,
क्या था, 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट थे उनको रीअब्जॉर्ब कर लेता था कौन है, पीसीटी। यहां तक की बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, पीसीटी क्यों होगा, ठीक है, पीसीटी क्यों होगा। अंडर नॉर्मल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड इन द रेनल टेब्यूल। रेनल टेब्यूल में क्या थे, चल रेनल टेब्यूल में तो सारी चीजें थी, पीसीटी भी था, हेनले लूप भी था, डीसीटी भी था, ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन के दो पार्ट थे, एक पहले ग्लोबुलर वाला, उसके बाद बोमन कैप्सूल आता था, पीसीटी आता था, ठीक है, वो सारे किसके हिस्से थे, रेनल टेब्यूल के। तो ये कह रहा है कि मान लो ब्लड में से कुछ आया तो उसमें से सब कंप्लीटली पूरी तरह बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देंगे, वो क्या होगा, तो आपको पता है कि ग्लूकोज है उसको हम यूरिन के साथ बाहर नहीं निकालेंगे बिल्कुल भी, वो अपने काम की चीज है। क्या बात समझ आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज क्या हो जाएगा, जिसको हमें क्या करना है, कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब करना है, बाहर नहीं जाने देना। अब ये आपका एस्टेट का क्वेश्चन आ गया जी, एच टेट का। ये बोला गया है कि अगर हेनले लूप वाज एब्सेंट फ्रॉम द मेमिलियल रेफ्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सक्रीटेड, कौन सी चीज कौन सी चीज एक्सपेक्ट की जाती है। कहते हैं कि अगर हेनले लूप नहीं होगा तो मोर कंसंट्रेटेड हो जाएगा क्या यूरिन, अगर हेनले लूप होता है तब होता है, हेनले लूप का तो काम होता है कंसंट्रेटेड करना, हेनले लूप का काम होता है। इन्होंने कहा अगर हेनले लूप नहीं हुआ, एब्सेंट हुआ, तो इसका मतलब हेनले लूप नहीं होगा तो पानी का अमाउंट ज्यादा होगा, और पानी का अमाउंट ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, यूरिन ज्यादा डाइल्यूट होगा, यूरिन जो निकलेगा उसमें पानी का अमाउंट ज्यादा होगा, अपने बॉडी में पानी का अमाउंट कम हो जाएगा। क्लियर बात, क्योंकि बाहर निकल रहा है, इसीलिए हेनले लूप क्या करता है, यूरिन को कंसंट्रेटेड करता है। अगर ऐसा पूछ ले, मान लो हेनले लूप का काम पूछ ले, तो सिंपल सी बात है कि यूरिन को कंसंट्रेटेड करने के लिए। हेनले लूप नहीं है तो क्या हो जाएगा, यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड, बी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट। अब इनके सबके जो अभी तक हमने पढ़ा है उनको हम क्या करते हैं, मैचिंग करवाते हैं। पीसीटी क्या था, जो सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करता था इलेक्ट्रोलाइट का, 70 से 80%। तो पहले का तीन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो ये कट गया। डीसीटी हेनले लूप अभी तुमने देख लिया, हेनले लूप को देख लो। सी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द कंसंट्रेटेड यूरिन, यूरिन को क्या करता है, कंसंट्रेटेड, मतलब सी के साथ एक आना चाहिए, सी के साथ एक यहां भी है, सी के साथ है, सी के साथ है, क्या दिया है, सी के साथ एक, सी के साथ एक यहां ही है सिर्फ सेकंड वाले में, तो आंसर तो यही हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद है सीसीटी, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसको दोबारा एक बार दिखा देता हूं तुम्हें, ताकि एक बार एनसीईआरटी में देख लोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू कंसंट्रेट ग्रेडियंट, वर्ड दिखाई दे रहा तुमको, कंसंट्रेट ग्रेडियंट, ठीक है। इसका आगे वाला पेज कट गया क्या, चलो इससे याद ही रख लेना, यही वाली चीज है जो आगे वहां लिखी हुई है, ठीक है। सीसी क्या होता है, मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेडुला। आयनिक बैलेंस किसमें होगा, डीसीटी में। आयनिक बैलेंस किसमें हो जाएगा, डीसीटी में हो जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है, जल्दी से बोल दो फटाफट से। ई का 2 रेनल कैप्सूल में क्या हो जाएगा, ई का 2 रेनल कैप्सूल। फिल्ट्रेशन आपको पता ना, फिल्ट्रेशन सबसे पहले अभी हमने देखा था किसके अंदर था, मैकबिलियन ट्यूब्यूल्स, वही तो थी रेनल कैप्सूल, मतलब दोनों चीजें आपस में मिली हुई। क्या बात समझ आ रही है, तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, रेनल कैप्सूल के लिए 2 होगा, डी के लिए 5 होगा। क्लियर है सबको, यहां से बोल दो, बोलो फटाफट से। चलिए आगे नेक्स्ट, इसका आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट, करेक्ट बताना है। डिसेंडिंग लिम्फ क्या था, ये कह रहा है कि जो डिसेंडिंग लिम्फ है हेनले का वो इम्प्रीमेबल है, वाटर नहीं, वो वाटर के क्या था, प्रीमेबल था, इम्प्रीमेबल नहीं था, वाटर तो उसमें से निकलता था, तो ये वाली तो क्या हो गई, गलत हो गई। डिस्टिल कॉन्वुलेटेड इज इनकेपेबल, इनकेपेबल नहीं था, कैपेबल था। अभी दिखा देता हूं उनको, ये देखो, यहां देखो क्या है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्प्शन करने में कैपेबल था, उन्होंने क्या लिखा है, इनकेपेबल, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, कहां चले गए, बहुत आगे चला जाता है, पीछे चला जाता है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 99% ऑफ द ग्लोमेरुलस इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रेनल टेब्यूल्स, ये बात ठीक है। और उसके बाद असेंडिंग लिम्फ इम्प्रीमेबल नहीं, यहां परमिएबल आएगा। ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल था, चढ़ने वाला असेंडिंग लूप, और डिसेंडिंग वाला वाटर के लिए, तो आपका सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है भाई बात, सबको समझ में आ रहा है, सारे कहां चले गए भाई, थक गए क्या तुम। चलिएगा नेक्स्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वी प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, भाई अपना जो यूरिन है वो या तो कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा। दिस इज द फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल मैकेनिज्म, वो स्पेशल मैकेनिज्म कौन सा था, आपको पता है हेनले लूप और वासा रेक्टा, दोनों ऐसे 2 यू शेप बनाकर और आपस में एक्सचेंज करते थे, और उसी के अंदर क्या था, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोला गया था, जब दोनों अपोजिट, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, काउंटर करंट मैकेनिज्म इन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। चलिए आगे नेक्स्ट। डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो
मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, किडनी ढंग से काम ना करे मान लो, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो अपने ब्लड में इकट्ठा होता रहेगा। एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया इन द ब्लड, ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाना को क्या बोलते हैं, यूरिमा। अब एक बात बताओ, अगर ऑप्शन में ऐसा भी तो आ सकता था, आपको बोलते यूरिमिया क्या होता है और ऐसे लिख दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिया इन यूरिन, यूरिया इन यूरिन, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यूरिन के अंदर तो यूरिया हम चाहते ही है कि निकल जाए, यूरिन के अंदर तो हम चाहते हैं कि यूरिया निकल जाए, तो ऐसे लिख सकता है क्वेश्चन कि यूरिमिया क्या होता है, तो ऐसे लिख देगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन यूरिन। तो यूरिन के अंदर तो होना ही चाहिए, किडनी का काम यही है कि यूरिया को बाहर करवाना है, यूरिन के अंदर मैक्सिमम क्या होना चाहिए, यूरिया। ब्लड के अंदर यूरिया हो जाता है ना ज्यादा, तब दिक्कत है। ये यूरिमिया कब होता है, जब ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा हो जाए। तो ये ऑप्शन कहीं कंफ्यूज करवा के गलत करवा ले, ये देख लेना। तो ये तो बात हुई कि यूरिमिया क्या होता है। उसके बाद मान लो कुछ जिनकी किडनी ढंग से काम नहीं करती, तो उनको आप क्या करते हैं, एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। डायलिसिस तुमने देखा होगा, ब्लड फिल्ट्रेशन की मशीन होती है, करवानी नहीं चाहिए। जब करवा लेते हैं तो उसके बाद जिसकी भी होती है तो उसको पहले तो मान लो डॉक्टर तो महीने पे रखते हैं, फिर ऐसा दिन आ जाता है कि बिल्कुल उसी के ऊपर ही आ जाते हैं वो, मतलब उनका जो किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही होती, ठीक है। इससे बढ़िया क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है, जो कि क्या है भाई आर्टिफिशियल, हम किसी का कोई डोनर होगा, उनके पेरेंट्स जो मिलते होंगे ब्लड ग्रुप वगैरह, तो वो उसमें क्या होता है, देखो यहाँ ब्लड ड्रेन इसमें होता तो यही है कि उनका ब्लड निकाल कर और मशीन से होकर उसको प्योरीफाई कर वापस डाल दिया जाता है। बस चीजें तो यही होती है, क्योंकि किडनी का काम है साफ करना। अब किडनी साफ नहीं कर रही तो बाहर से मशीन से साफ करवाएंगे और वही उनकी बॉडी में से सर्कुलेट करवाते रहेंगे। हेपरिन क्यों होते हैं, हेपरिन इसलिए डालते हैं कि जो अपना ब्लड, मान लो अपने को चोट लग गई, चोट लगते ही आपने देखा होगा थोड़े टाइम के बाद ब्लड जम जाता है इसके ऊपर हाथ पे, तो वो क्या होता है कि मतलब जो कोगुलेशन होता है उसको बोलते हैं कोगुलेट करना, ठीक है। तो हेपरिन क्या है, एंटी कोगुलेंट है। भाई मान लो तुमने किसी से ब्लड निकाला और उसको सर्कुलेट करा रहे हो, इतने में मान लो वो जम गया, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए उसमें क्या डालते हैं, हेपरिन डालते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे क्या बोला था, कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिया इन द ब्लड इज कॉल्ड यूरिमिया, इज कॉल्ड यूरिमिया। क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखो अगला, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड ऑफ द करेक्शन ऑफ द रीनल फेलियर। भाई किडनी काम नहीं कर रही तो उसका बेस्ट और परमानेंट मेथड काम क्या है, किडनी को ट्रांसप्लांट कर दो। द फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम द डोनर, कोई डोनर होगा वो देगा। उसके बाद रेनल कैलकुली, आपने कई बार सुना होगा, मतलब लोकल लैंग्वेज के अंदर है कि पत्थरी हो गई है, ऐसा सुना होगा ना आपने, ठीक है। तो स्टोन और इनसोल्यूबल मास क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद इन द फॉर्म्ड इन द किडनी, किडनी के अंदर जो पत्थर टाइप के क्या बन जाते हैं, ऑक्सलेट के जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं वो क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, रेनल कैलकुली। साइंटिफिक लैंग्वेज में उस डिसीज को क्या बोलते हैं, रेनल कैलकुली। उसके बाद लास्ट है ग्लोमुलर नेफ्रिटिस, इन्फ्लामेशन इन द ग्लोमुलरी ऑफ किडनी। ये तीनों आपको याद रखने, 1, 2 और ये वाला 3, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखो, ग्लाइको यूरिया क्या होता है, रेनल कैलकुली क्या होता है, ये सारे तुमने देख लिए, 2 तो तुमने देख लिए। रेनल कैलकुली अभी तुमने देखा क्या था, जो ऑक्सलेट वगैरह के साल्ट का इकट्ठा हो जाना, ठीक है। उसके बाद क्या था, ग्लोमेरुलस अभी देखा था कि जिसमें इन्फ्लामेशन होती है ग्लोमेरुली के अंदर। उसके अंदर आप ग्लाइकोसो यूरिया, यूरिया से पता चल रहा है कि अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, जो कि अपन जाने नहीं दे रहे थे, पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर रहे थे, अगर ऐसा होने लग गया तो इसका मतलब दिक्कत है। और ये वाला डिसीज आप देख ही सकते हो, यूरिक एसिड जॉइंट्स के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसके अंदर दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको मैच कर लेना, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का 4 यहां भी है, सेकंड का थर्ड ये वाला, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी का 2 और डी का 1।